हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं 2 मार्क्स वाला प्रश्न। जैसा कि आप लोग को पता है, इस सीरीज में हम लोग 10th बोर्ड एग्जाम से संबंधित चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल प्रत्येक दिन करते हैं। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं इस सेशन का एक रिक्वेस्ट के साथ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस जो भी विद्यार्थी इस सेशन को देखते हैं, इसमें से मात्र 25% विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो आप जो भी विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जितना जल्दी आप इस चैनल को बड़ा बनाइएगा, आपको जल्द ही लाइव क्लासेज उपलब्ध कराया जाएगा। इस PYQ सेशन या प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ लाइव अब थ्योरी सेशन भी आपको दिखाई देगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको गणित के सेशन के साथ साथ अन्य सभी सब्जेक्ट के भी एक्सपर्ट फैकल्टी का क्लास इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए। तो जल्द से इस चैनल का इस पर लाभ उठाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो बच्चों, यदि आपको इस क्लास का PDF उपलब्ध चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी प्रकार के क्वालिटी कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें और रेगुलर पढ़ाई करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं सुविचार के साथ। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सुविचार का ये पेज आज ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों है? तो आज एक नया हम लोग कुछ करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आज हम एक छोटा सा कहानी सुनाने वाले हैं और बहुत ही अच्छा है, ज़रूर सुनिएगा इस कहानी को। तो सुविचार में आज एक छोटा सा कहानी हम शुरू करते हैं। आज का एक छोटा सा कहानी है कि बच्चों, एक बार एक किसान था जो अपने खेत पर खेती करने गया। तो जब एक दिन अचानक से जब जाता है खेती करने, तो वो देखता है कि उसके खेत के एक किनारे में बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। और वो क्या करता है, उस पत्थर को देखकर, बड़ा पत्थर था दिखने में, वो घबरा जाता है और छोड़ देता है और बाकी जो बचे हुए खेत में क्या करता है, वहाँ पे फसल को लगा देता है। इसी प्रकार अगले साल भी जाता है, फिर वह देखता है और उसे वहीं पड़ा रहने देता है और बचे हुए क्षेत्रफल में अपना खेती करना शुरू करता है। इसी प्रकार 4 साल, 5 साल, 6 साल, कई वर्षों बीत गए। फिर एक दिन वह सोचता है, क्यों न इस पत्थर को यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ भी खेती कर पाऊँगा। उस दिन उसके मन में यह बात आता है और फिर वो क्या करता है, एक प्रयास करके देखता है। और वो प्रयास करता है, पत्थर बहुत ही आसानी से हट जाता है। वो दिखने में तो बहुत बड़ा पत्थर था, लेकिन ज़मीन के अंदर जो है बहुत कम ही था। ऊपर से बड़ा था, नीचे अंदर तक नहीं था, हल्का सा ज़मीन के अंदर था और वो बहुत ही आसानी से पत्थर वहाँ से हट जाता है। तो बच्चों, फिर वो सोचता है कि काश मैं इसे पहले वर्ष में यदि हटा दिया होता तो मैं इस क्षेत्रफल पर भी खेती कर पाता। ये जो भी इतने वर्षों से पत्थर के कारण मेरा इतना खेत बर्बाद चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि यदि आपके जीवन में कभी भी समस्या आए और वो दिखने में बड़ी से बड़ी समस्या हो, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको एक प्रयास करके देखना चाहिए। जिस प्रकार उस किसान को उतने वर्षों तक अगर प्रयास नहीं करने के कारण उस क्षेत्रफल पर खेती नहीं कर पाया और नुकसान उठाना पड़ा, उसी प्रकार यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है और आप उसे समाधान करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो आपको वह छोटी दिखने वाली बड़ी से बड़ी समस्या जो है, अगर प्रयास नहीं करने के कारण आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जब भी जीवन में क्या हो, कोई भी समस्या आए, तो उसको क्या कीजिए, एक प्रयास से समाधान करने का जरूर कीजिए। आप अपने जीवन में ही देख लीजिए, किसी भी प्रश्न को देखते हैं, दिखने में बड़ा रहता है और आप क्या करते हैं, उससे घबरा जाते हैं और छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। वही प्रश्न
एक दिन जब एग्ज़ाम में आता है तो आपसे नहीं बन पाता। इसलिए कोई भी प्रश्न आए, कोई भी समस्या आए तो आप उसका समाधान करने का एक छोटा सा प्रयास जरूर करें। इसी प्रकार के कहानी से हम लोग को जो भी सीख मिलती है सीख लेंगे और आगे की ओर आज का सेशन शुरू करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, आज का पहला प्रश्न है समीकरण युग्म 6x + 3y = 6xy तथा 2x + 4y = 5xy का हल ज्ञात करें। ये दो समीकरण है, इसका हल ज्ञात करना है। तो जब भी समीकरण का हल ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण हम कुछ देखिए, मान लिए 6x + 3y = 6xy को हम समीकरण 1 मान लिए और 2x + 4y = 5xy को हम समीकरण 2 मान लिए। अब जब भी इसको क्या करते हैं, हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो जब भी आपको विलोपन विधि से हल करना हो तो इसमें किसी या तो x का गुणांक या y का गुणांक दोनों समीकरण में सेम रहना चाहिए। यहाँ नहीं है तो हम गुणांक को सेम करने के लिए समीकरण 2 के गुणांक को देखिए, x का गुणांक यहाँ 2 है तो इसको समीकरण 1 से गुना कर देंगे और यहाँ समीकरण 1 में x का गुणांक 6 है तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे। तो क्या हो गया, देखिए गुना करने के बाद ये गुणांक सेम हो जाएगा। 2 × 6 = 12x प्लस में 2 × 3 = 6y हो गया, इक्वल टू में 2 × 6 = 12xy हो गया। इसी प्रकार 6 से गुना किए समीकरण 2 को तो 6 × 2 = 12x प्लस 6 × 6 = 24y बराबर में 6 × 5 = 30xy हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ x का गुणांक सेम हो गया, अब दोनों को घटा दीजिए तो 12xy यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। जब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो समीकरण 2 का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को घटाने पर उसका साइन परिवर्तित हो जाता है। तो ये देखिए 12x से 12x क्या हो गया, कैंसल हो गया, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है। और 6y में से अगर 24y घटाइएगा तो -18y आएगा। यहाँ देखिए अब बराबर में 12xy में से 30xy को माइनस कीजिएगा तो माइनस में 18xy आएगा। ये देखिए दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 18 से 18 = 18 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो x = 1 बच गया। तो इसीलिए आपका x का मान क्या हो गया, 1 आ गया। जब आपको x का मान निकल जाए तो क्या करेंगे, उसको समीकरण 1 या 2 किसी एक में रख देंगे, फिर y का मान निकल जाए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में x का मान रख दे रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है, तो चूंकि 6x + 3y = 6xy, ये मेरा समीकरण 1 है, इसमें x का मान पुट कर दीजिए। देखिए 6 × x की जगह पर 1 रख दिए प्लस 3y बराबर 6 × x की जगह पर यहाँ 1 रख दिए, ठीक है ना, x की जगह पर 1 रख दिए इंटू y, तो क्या हो जाएगा, 6 × 6 हो गया, 3y हो गया और 6 × 6y हो गया यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, y वाले को एक साथ लेके चले जाएंगे। तो देखिए 6y इधर अगर 3y को लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 6y - 3y हो गया, इक्वल टू में 6 बच गया। 6y में से 3y गया 3y बराबर 6, तो 3 से 6 2 बार में कैंसिल हो गया, तो y का मान क्या निकल गया, 2। आप नीचे लिख सकते हैं अतः x = 1 और y = 2। तो इस समीकरण का हल हो गया। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 5 पेंसिल और 7 कलम की कुल कीमत 50 रुपया है और 7 पेंसिल और 5 कलम की कुल कीमत 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम की कीमत ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान देंगे। जब भी ऐसा प्रश्न हो तो आपको क्या करना है, एक एक क्वांटिटी को कुछ मान लेना है। जैसे 5 पेंसिल है तो यहाँ हम एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे। माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब ध्यान देना, जो भी लैंग्वेज जिस रूप में लिखा, अगर इसी रूप में आप भी लिखते हैं तो एग्जामिनेशन में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस रूप को याद रखिएगा, अच्छे से लिखिएगा। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो देखिए 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपया हो जाएगा, आप प्लस में 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा, दोनों का योग टोटल 50 रुपया के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका रुपया और इसका x का और y में से रुपया कॉमन लेंगे, 50 का रुपया दोनों तरफ कैंसिल हो जाए, इसलिए रुपया को हमने इसमें से हटा दिया है। फिर ये तो प्रश्न से पहला लाइन बोल रहा था, फिर दोबारा हम अगला लाइन देखें तो इसके लिए हम इस वर्ड का प्रयोग कर लिए पुनः प्रश्न से। भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छा भाषा लिखेगा, जितना अच्छा राइटिंग रहेगा, उतना अच्छा नंबर मिलेगा। दोबारा कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम की कुल कीमत 46 रुपया है।
तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 पेंसिल का 7x। एक कलम का मूल्य y है तो 5 कलम का मूल्य 5y हो जाएगा। तो 7x प्लस 5y बराबर क्या हो गया? 46 रुपया हो गया। दोनों तरफ का रुपया कैंसिल हो गया। तो ये इसको समीकरण 2 मान लिए। अब फिर दोनों समीकरण को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो दोनों समीकरण को ऊपर नीचे लिखिए। देखिए यहाँ पर गुणांक सेम नहीं है, ना तो x का गुणांक सेम है ना ही y का गुणांक सेम है। तो हम सेम कर लेंगे जैसा कि प्रश्न 1 में किए थे। इसके देखो समीकरण 2 के गुणांक से 1 को कर दिए और 1 के गुणांक 5 से 2 को कर दिए गुना। गुना करने के बाद हमको ये नया 2 समीकरण प्राप्त हुआ। तो एक ये हो गया 35x प्लस 49y बराबर 350। और जब 5 से गुना किए तो ये 35x प्लस 25y बराबर 230 आ गया। इसको घटा दिए। देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कर दिए, और यहाँ प्लस है तो इसको भी माइनस कर दिए। जब भी घटाते हैं तो दूसरे से नीचे वाले समीकरण का साइन चेंज हो जाता है। अब क्या कर दिए? ये प्लस 35x है, ये माइनस 35x क्या हो गया? कट गया। और 49 में से 25 गया तो 24y हो गया। ठीक है। और 350 में से 230 घटाए तो 120 हो गया। इधर 24 गुना में है, इधर 24 क्या हो गया? y बराबर 120/24 हो गया। 24 पंचे 120 कैंसिल हो गया। तो आपका y का मान क्या निकल गया? 5 निकल गया। अब y का मान निकल गया, अभी x का मान नहीं निकला है। क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 या 2 किसी एक में रख देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ देखिए क्या किए हम, समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 मेरे पास क्या था? 5x प्लस 7y बराबर 50। इसमें हम y का मान पुट कर दिए। 5x प्लस 7y है तो y की जगह पर 5 रख दिए बराबर में 50। तो यहाँ से हो गया 5x प्लस 7 × 5 = 35 बराबर में 50। ये 35 इधर प्लस में है, इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो 50 में से ये माइनस हो जाएगा। तो 5x बराबर 50 माइनस 35 हो गया। तो x बराबर क्या निकला? 5 जो इधर गुना में है, इधर डिवाइड में 50 में से 35 गया तो 15, और गुना वाला 5 भाग में आ गया और 5 × 3 = 15 कट गया। तो आपका x का मान क्या निकल गया? 3। x हम क्या माने थे? एक पेंसिल का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया निकल गया x का मान। और y माने थे एक कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य हमको 5 रुपया निकल गया। इसी प्रकार से अच्छे भाषा में जब आप बनाइएगा प्रश्न तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का योगफल 50 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है, तो वह संख्याएं निकाले। तो हमको संख्या ज्ञात करना है। फिर वही काम करेंगे। दो संख्या है तो एक संख्या को हम क्या मान लिए? पहली संख्या को x मान लिए और दूसरी संख्या को y मान लिए। तो पहला लाइन पढ़िए, प्रश्न से क्या कहता है? तो प्रश्न से कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। तो पहला x था, दूसरा y था, तो दोनों का योगफल हम 50 के बराबर लिख दिए। ये बन गया समीकरण 1। फिर दूसरा लाइन कहता है तो इसके लिए हम लिख दिए पुनः प्रश्न से। दूसरा लाइन कहता है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है। तो देखिए एक संख्या यानी पहली संख्या तो x था, यहाँ देखिए ये पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो दूसरी संख्या का हम 7/3 गुनी कर दिए, वो पहली संख्या के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण, इसको 2 मान लिए। अब जब समीकरण 1 और 2 मिल गया तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि का यूज किए हैं। पिछले प्रश्न में हम लोग विलोपन विधि का यूज किए थे। इसमें क्या किए? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिए। समीकरण 2 का मान देखिए, समीकरण 2 क्या है? 7/3y है। x बराबर 7/3y। तो समीकरण यहाँ समीकरण हम 1 का मान 2 में प्रतिस्थापित, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 क्या नहीं, सॉरी, ठीक है, समीकरण 2 का ही मान हम 1 में रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि देख रहे हैं समीकरण 1 क्या था मेरे पास? x + y बराबर 50। इसमें हम क्या किए? x बराबर तो हमको 7/3y मिला हुआ है समीकरण 2 का मान, तो x के जगह पर हम 7/3y रखते। गौर से देखिए ये मान यहाँ आ गया कि यहाँ देखिए x बराबर 7/3y है तो x के जगह पर 7/3y पुट कर दिया, प्लस में y है तो y रह गया बराबर में 50, दोनों को जोड़ दिए।
3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया, y के बट्टा में 1 डाल दिए और 3 1 का एलसीएम 3 हो गया, 3 एकम 3 तो 7 एकम 7y, 1 तिया 3 तो 3y हो गया बराबर 50, 7 3 10y बट्टा में 3 बराबर में 50 हो गया। बट्टा वाला 3 उधर क्या हो जाएगा, गुना में जाएगा तो 50 तिया क्या बन जाएगा, 150 बन जाएगा। तो 10y बराबर 150, ये 0 से ये 10 से 15 बार में ये कट गया, 15 दाही का 150, तो y का मान 15 निकल गया। आपको पता है जब y का मान निकल जाए तो 1 या 2 किसी में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 मेरे पास था x प्लस वाई बराबर 50, तो x प्लस वाई का मान 15 पुट कर दिए बराबर में 50, 15 प्लस है उधर जाके माइनस होगा तो 50 में से 15 माइनस हुआ तो 35 आ गया। x क्या माने थे, पहली संख्या, तो लिख देंगे नीचे, अतः पहली संख्या बराबर 35 और दूसरी संख्या क्या निकला, y का मान 15 निकला था, तो दूसरी संख्या बराबर मेरा क्या हो गया, यहाँ से 15 हो गया। इसी प्रकार से प्रश्नों का सॉल्यूशन आप लोग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, दो संख्याएं ज्ञात करें। यहाँ पर तो कर दीजिए, दो नहीं तो संख्याएं ज्ञात करें, तो हमको दोनों संख्या निकालना है। फिर वही काम करेंगे, पहली संख्या को x मान लिए और दूसरी संख्या को y मान लिए। देखिए इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये PYQ सेशन है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा, किसी भी एग्ज़ाम को मतलब अच्छे नंबर लाने के लिए या उसको अच्छे से देने के लिए आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस यदि कर लेते हैं, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और कि कभी भी किसी एग्जाम में परेशानी नहीं होगी। देखिए इसमें क्या बोल रहा था, दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो x और y मान लिए दो संख्या, तो प्रश्न में अंतर कह रहा था 14, अंतर मतलब दोनों को माइनस कर देंगे तो अंतर पता चल जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 14 लिख दिए। फिर दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा था, दूसरे लाइन में क्या कह रहा था, उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो देखिए वर्गों का अंतर कर दिए, पहली संख्या का वर्ग x स्क्वायर, दूसरे का y स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दिए बराबर में 448 हो गया। वर्गों का अंतर हम लिख दिए 448 के बराबर। अब क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स में। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर है, द्विघात समीकरण आ गया, ये दो घात वाला समीकरण। हम पढ़ के कौन सा समीकरण रहे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो क्या पावर में 2 आ गया तो रैखिक है, नहीं है, सबसे पहले उसको रैखिक बनाएंगे। तो हम क्या कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई यहाँ लिख दिए बराबर 448। आपको देखिए समीकरण 1 में क्या x माइनस वाई का मान 14 पता है, तो इसमें x माइनस वाई का मान देखिए हम नीचे 14 रख दिए, x प्लस वाई को ऐसे ही लिख दिए और x माइनस वाई का मान 14 पुट कर दिया। बगल में देखिए हम लिख दिए हैं समीकरण 1 से यह मान रखे हैं बराबर 448। इस 14 से 448 को कैंसिल किए तो 14 तिया 42, 2 बचा 28, 14 दूनी 28, 32 बार में कट गया, मेरा समीकरण निकल गया x प्लस वाई बराबर 32। इसको हम समीकरण 2 मान लें। जब दो समीकरण पता हो तो उसको हम उस हल कर लेंगे, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, 3 विधि हम लोग पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में देखे थे विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन, तो जो आपको आसान लगे उस विधि से। यहाँ देखिए हम विलोपन विधि से हल किए हैं, तो समीकरण 1 और 2 दोनों को लिख लिए, x माइनस वाई बराबर 14 और x प्लस वाई बराबर 32, दोनों समीकरण लिख दिए और इसको विलोप कर। देखिए यहाँ गुणांक सेम है और एक बात देखिए y का साइन भी चेंज है, एक समीकरण 1 में y का साइन माइनस है और y का साइन यहाँ प्लस है। तो क्या करेंगे, जब आपको किसी भी दो समीकरण में गुणांक भी सेम मिले और साइन भी अलग अलग मिले तो दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, तब आपको साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। साइन चेंज कब करते हैं, जब दो समीकरण को घटाते हैं, और जब यहाँ ऑलरेडी साइन चेंज है y का तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए y से y कैंसिल, y है और ऊपर माइनस y है समीकरण 1 में, तो दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए दोनों को क्या कर दिए, दोनों को कैंसिल कर दिए और
x और x मिलके 2x हो गया, बराबर में 32 में 14 जोड़ दिए तो 4 2 6 3 1 4 46 हो गया। 2 से 46 कटा तो 23 बार में कट गया, तो x का मान क्या निकल गया? x का मान मेरा 23 निकल गया। आपको पता है जब x निकल जाए तो समीकरण 1 या 2 में पुट कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा? y। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ क्या कर दिए? अब x का मान समीकरण 1 में रख दिए। तो हमको समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर 14 मेरे पास था, x का मान 23 रख दिए, माइनस वाई बराबर 14। तो माइनस वाई बराबर 14, इधर प्लस में 23 इधर माइनस में 23 आ गया, तो माइनस वाई बराबर 14 में से 23 गया तो -9 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिए तो y बराबर क्या बच गया? 9। x माने थे पहली संख्या जो हमको 23 निकला है, x का मान पहली संख्या बराबर 23 लिख दिए और दूसरी संख्या बराबर 9 लिख दिए। जितना अच्छा से बनाइएगा, राइटिंग अच्छा भी बनना चाहिए और लैंग्वेज जो ये सब हम लिखते हैं इसको भी अच्छा से जब लिखिएगा सीख लीजिए यहाँ से, और एग्ज़ाम में कोशिश कीजिएगा अच्छे से बनाए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा एग्ज़ाम में उतना आप स्पीड में बनाइएगा और टाइम बचेगा। ऑब्जेक्टिव को तो एकदम फास्ट में बनाइए, और 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले प्रश्न को जो है अच्छे से फास्ट में बनाइए और राइटिंग पर ध्यान दीजिए और लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, तो आपको समय की भी कमी नहीं पड़ेगी और अच्छा से सॉल्यूशन भी हो जाएगा, तो कहीं भी नंबर नहीं कटेगा। 100 आउट ऑफ 100 नंबर आप ला सकते हैं मैथ्स में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न की ओर। 2 प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। फिर वही काम है, 2 संख्या बोल रहा है तो एक संख्या को हम पहली संख्या को x मान लिए, दूसरी को y मान लिए। प्रश्न में कह रहा था दोनों का योगफल 8 है, 2 संख्याओं का योगफल 8 है, तो यहाँ हम x + y बराबर 8 लिख दिए, योगफल को 8 के बराबर कर दिए और इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर देखिए और कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15, तो जैसे x एक संख्या था उसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा और y का व्युत्क्रम 1/y हो जाएगा, तो 1/x और 1/y का योगफल यानी प्लस कर दिए, वो 8/15 के बराबर हो गया। इसको थोड़ा सा हम देखिए 2-4 लाइन सॉल्व कर दिए हैं। x और y का एलसीएम लेके यहाँ xy लिख दिए, तो x से डिवाइड होगा y बचेगा तो y एक कम y हो जाएगा, y से इसी में डिवाइड देंगे xy में तो x बचेगा, तो x से कम x हो जाएगा, बराबर में 8/15। अच्छा देखिए x प्लस y का मान हम समीकरण 1 में देख रहे हैं 8 था, तो यहाँ हम x प्लस y का मान 8 रख दिए, अब बट्टा में xy, ये 8 से देखिए ये 8 कैंसिल हो गया दोनों तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब यहाँ पर करेंगे तो xy बराबर 15 आ जाएगा, ये मिल गया समीकरण 2। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर फिर से हम प्रतिस्थापन विधि का यूज किए हैं। समीकरण 1 का मान जो है उसको हम समीकरण 2 में रख दिए हैं, तो समीकरण 2 मेरे पास है xy बराबर 15। इसमें हम क्या किए, समीकरण 1 से y का मान निकाले और समीकरण 2 में रख दिए। देखिए समीकरण 1 क्या था, x + y बराबर 8, तो y बराबर क्या निकलेगा 8 - x, यहाँ देखिए x है और y के जगह पर क्या, यहाँ से y का मान 8 - x जो आया है, ये 8 - x, उसका मान हम क्या किए पुट कर दिए, y के जगह पर 8 - x बराबर में 15। अब यहाँ से x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 8x - x² बराबर 15। अब क्या करते हैं, इस 15 को इसको ये माइनस में x² है, इसको 15 के साइड ले जाते हैं तो प्लस x² हो जाएगा, प्लस 8x से 15 के साइड जाएगा तो -8x हो जाएगा, आप प्लस में 15 तो था ही, बराबर में 0 हो गया। तो ये आ गया आपका एक द्विघात समीकरण। अब इसको क्या करेंगे, मध्य पद तोड़ के गुणनखंडित कर लेंगे और इसमें x का शून्य का निकाल देंगे, x का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए कॉमन ले लिया, x कॉमन लिए तो x - 5 हो गया, इस दोनों में से क्या कर लिए -3 कॉमन ले लिए तो x - 5, ये x - 3 हो गया, ये x - 5 हो गया, बराबर 0। x - 3 बराबर 0 कर दिए और x - 5 बराबर 0 कर दिए, तो x का मान 3 निकल गया और यहाँ से x का मान क्या निकल गया 5 निकल गया, ओ सॉरी। चलिए तो यहाँ सिर्फ अभी x का मान निकला है, अभी y का मान नहीं निकला है, तो आप क्या कीजिएगा इसमें y का मान जो है निकालिएगा। इसमें y का मान हम लगता है नहीं निकाल पाए हैं। आपको क्या करना है, एक चलिए ये HW में रखिए कि क्या कर दीजिएगा, x का मान जो निकला है उसको समीकरण 1 में पुट कर दीजिएगा,
2 मान निकला है, तो देखिए यहाँ x का मान कितना निकला है, 3 भी निकला है और 5 भी निकला है। तो जब आप समीकरण 1 में x का मान 3 रखिएगा यहाँ पर, तो x का मान यहाँ 3 जब रखिएगा तो वो उधर जाके 8 में से जब माइनस होगा, इधर 3 इधर आके माइनस होगा तो 5 निकल जाएगा। और यदि x का मान 5 रखिएगा तो 8 में से इधर घटेगा तो 3 निकल जाएगा। तो x का मान यदि आप 3 रखते हैं तो y का मान 5 निकलेगा। अगर देखिए यहाँ x का मान 3 रखिएगा तो y बराबर क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। और x का मान 5 रखिएगा तो y बराबर 3 निकलेगा। तो दोनों सॉल्यूशन हो गए, या तो आंसर आपका ये 3 5 होगा या आपका आंसर 5 3 होगा। एक संख्या 3 है तो दूसरा 5 होगा, एक संख्या 5 है तो दूसरा 3 होगा, ये ध्यान रखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 क्या है, दिखाए गए समीकरण निकाय 3x - 5y = 7 एवं 6x - 10y = 3 का कोई हल नहीं है। दिखाएं कि समीकरण इतना का कोई हल नहीं। तो इसको जब भी हमको दिखाने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, कोई हल नहीं है कहे या अनंत हल है या एक हल है, तो हम अनुपातों की तुलना करेंगे। तो देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। इसमें देखो समीकरण 1 में से a1 b1 c1 निकाल लिए। तो a1 का मान यहाँ से 3 हो गया, b1 का मान -5 हो गया और c1 का मान, अब देखिए ये व्यापक रूप में नहीं है, 7 को जब इधर LHS में लगेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो c1 का मान -7 हो गया। इसी प्रकार समीकरण 2 से a2 निकाले तो 6 हो गया, b2 निकाले तो -10 हो गया और c2 निकाले तो -3 हो गया। ठीक है, अब क्या कर लिए, a1/a2 किए, तो a1/a2 करेंगे तो 3/6 होगा, कट के 1/2 आ गया। b1/b2 किए तो -5/-10 हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10 कट गया तो 1/2 आ गया। c1/c2 में क्या हो गया, -7/-3, तो क्या हो गया, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होकर 7/3 निकल गया। आप देख रहे हैं a1/a2 का मान 1/2 है, b1/b2 का मान 1/2 है, दोनों आपस में बराबर है, लेकिन c1/c2 का मान 7/3 है। यानी यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन कब आता है, जब रेखाएं समांतर हो। तो जब समांतर रेखाएं होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, तो लिख दिया, अतः इसका कोई हल नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, तथा अंश और हर दोनों में से 1 घटा देने पर वह 7 के बराबर हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, भिन्न वाला प्रश्न है, और ये अक्सर पूछता है एग्जाम में। यहाँ 2 मार्क्स में दिए हैं, कभी कभी 5 मार्क्स में भी ये प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ अंश और हर को क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। हमको ज्ञात भिन्न करता है, आपको पता होगा कि कोई भिन्न जो बनता है वो अंश और हर से ही बनता है। तो भिन्न का अंश को हमने मान लिया x और भिन्न के हर को मान लिया y, तो भिन्न क्या बन जाएगा, x/y। आपको पता होगा भिन्न बराबर अंश बट्टा हर होता है, तो हम लिख दिए x/y। अब प्रश्न में कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ देंगे तो वह 4 के बराबर हो जाएगा। तो अंश था x, तो x में भी 1 जोड़ दिए, और हर था y में भी 1 जोड़ दिए, तो वह 4 के बराबर हो गया। 4 के बट्टा में नहीं कुछ, तो 1 लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर दिए। तो x + 1 को 1 से करेंगे तो x + 1 ही रहेगा, बराबर 4 से y + 1 को करेंगे तो 4y + 4 हो जाएगा। x और y को एक साइड, चर को एक साइड कर लीजिए, अचर को एक साइड। x इधर आके -4y हो गया, अब बराबर में 4 है, इधर +1 है, इधर आके -1 हो गया, तो x - 4y = 3। समीकरण 1 मेरा निकल गया, x - 4y = 3। अब फिर अगला लाइन क्या कहता है, दूसरा लाइन क्या हो गया, पुनः प्रश्न से करके लिखेंगे। इसी प्रकार से हमेशा 2-2 कंडीशन हर एक प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। दोबारा कह रहा है कि अंश और हर दोनों में से 1 घटा देने पर 7 के बराबर हो जाता है। तो देखो अंश में से भी 1 घटा दिए और हर में से 1 घटा दिए और उसको 7 के बराबर कर दिए, 7 के बट्टा में 1 लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर दिए। तो x - 1 बराबर यहाँ से 7y - 7 हो गया। फिर y को x के साइड ले आए,
x माइनस 7y बराबर -7, इधर -1 था, इधर +1 हो गया तो -6 हो जाएगा ये। x माइनस 7y बराबर -6, ये समीकरण 2 हो गया। अब 2 समीकरण मेरे पास जब उपलब्ध हो गया तो इसको किसी भी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि से हल कर दीजिए। तो हम क्या किए यहाँ पर, विलोपन विधि से हल कर दीजिए। देखिए दोनों समीकरण को वर्टिकली ऊपर नीचे लिख लिए और देखिए x का गुणांक सेम है लेकिन साइन सेम नहीं है, साइन मतलब अपोजिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, दूसरा समीकरण को घटा लेंगे समीकरण 1 में से। इसका साइन माइनस कर दिए, दूसरा का साइन माइनस है तो प्लस कर दिए, 6 का साइन माइनस है तो इसको प्लस कर दिए, साइन चेंज कर लिए, x से x कैंसिल हो गया, -4y में +7y करेंगे तो वो 3y आ जाएगा प्लस में, और +6 में +3 करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस का। 3 गुना में है तो 3 भाग में चला गया, 3 तिया 9 कट गया, y का मान 3 निकल गया। अब जब y का मान 3 निकल गया तो समीकरण 1 में पुट कर दिए तो उसका मान x का मान निकल गया। x माइनस 4y था तो 4 गुना y का मान 3 रख दिए तो 4 तिया यहाँ x माइनस 12 हो गया, बराबर में 3 है, -12 इधर जाके दूसरे साइड जाके +12 बन गया तो x बराबर 3 + 12 हुआ, ये 12 इधर जब आएगा तो क्या हो गया, +12 बन गया। तो 12 3 15 निकल गया, x का मान 15 निकला, y का मान 3 निकला था, तो भिन्न बराबर हम x बट्टा y लिखे थे तो 15/3 हो गया, 3 × 15 कट के भिन्न का मान 5/1 आया, 5/1 मतलब 5, 5/1 लिखिए या 5 लिखिए, तो यही आपका प्रश्न था, तो आपका आंसर हो गया 5। अब देखिए ना, कंडीशन को फॉलो कराइए कैसे सॉल्व होता है। अभी हमको भिन्न क्या निकला, 5। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, अंश और हर दोनों में 1 जोड़ेंगे तो वो 4 बन जाएगा। अभी देखिए अंश कितना था, अंश था 15, तो अंश में क्या कर दीजिए, 15 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, अंश था 15, 15 में 1 जोड़ दीजिए, और नीचे में हर में तो 1 था, सॉरी हर कितना था, हर y का मान कितना था, 3 था, तो y का मान 3 था तो हर में 3 हो जाएगा, तो 3 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा, तो 15 16/4 कट के 4 ना आंसर आएगा। इसी प्रकार 1 घटा के देखिए, 15 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और 2 से 14 में भाग देंगे तो 7 आएगा। तो देखिए दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, अंश और हर में यदि हम 1 जोड़ रहे हैं तो वो 4 आ रहा है, और अंश और हर में से 1 घटा रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो आप ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आंसर जो सही है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा, अनुपातों की तुलना कर ज्ञात करें कि समीकरण निकाय 3x + 12y बराबर 5 और 2x + 8y बराबर 7 असंगत है। और जब भी संगत का है, असंगत का है, या पूछे कि कितने हल है उसके, एक हल, अनंत हल, कुछ भी पूछे तो आपको अनुपात का ही तुलना करना है। सबसे पहले दोनों समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लिए, 3x + 12y, देखिए बराबर के राइट साइड में 5 है तो इसको लेफ्ट में लाए तो -5 हो गया, इसको व्यापक रूप में लिख लिए, और इसको समीकरण 2 मान लिए, 2x + 8y और -7 बराबर 0, इसको भी व्यापक रूप में लिख दिए। ये दोनों समीकरण से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लिए। तो समीकरण 1 से a1 b1 c1 जो निकाले हैं तो 3 12 और -5 हो गया। समीकरण 2 से a2 b2 c2 निकाले हैं तो 2 8 और -7 हो गया। a1 बट्टा a2 किए तो क्या हो गया, 3/2 हो गया। b1 बट्टा b2 किए तो 12/8, 4 से कट गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 3/2 हो गया। और c1 बट्टा c2 बराबर -5 बटे -7 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल होके क्या हो गया, प्लस का 5/7 आ गया। देख रहे हैं कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान सेम है लेकिन c1 बटा c2 नहीं है, तो इस तीनों अनुपातों को देखकर क्या कंक्लूजन निकलता है कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। और ये कंडीशन कब होता है, जब रेखाएं समांतर हो, यानी इसका एक भी हल नहीं होगा। और हम आपको बताए हुए हैं जब दो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं हो तो उसे हम लोग असंगत बोलते हैं। तो यहाँ से जब भी ये कंडीशन आए तो ये असंगत समीकरण हो गया। यहाँ ये कंक्लूजन आया, नीचे लिख दीजिएगा, अतः यह समीकरण निकाय असंगत है, यह समीकरण युग्म असंगत है, हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बच्चों यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के पास भेजें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भविष्य में
प्राप्त होने वाली हर एक सुविधा जो है सो जल्दी प्राप्त हो सके। लाइव क्लास आप लोग का जल्द ही शुरू होगा और थ्योरी के साथ अभी आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है, महत्वपूर्ण प्रश्न सब, इसका सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताइए कि समीकरण निकाय संगत है या असंगत। वही प्रश्न है फिर से, जैसा कि क्वेश्चन नंबर हम 8 में देख चुके हैं, संगत और असंगत से करना है। तो फिर चलिए इसको उसी तरीके से देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। समीकरण 1 से A1 B1 C1 निकाल लिए, समीकरण 2 से A2 B2 C2 निकाल लिए। A1/A2 निकाले तो 1/2 आया, B1/B2 निकाले तो 8/9 आया, सॉरी 1/2 आया, और C1/C2 निकाले तो 8/9 आया। देख रहे हैं A1/A2 1/2 है, B1/B2 1/2 है, लेकिन C1/C2 8/9 है। यानी A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। जब भी ये कंडीशन आए तो क्या हो जाएगा, यह समीकरण निकाय असंगत होगा। क्या असंगत कब होता है? जब दो समीकरण निकाय का कोई भी उभयनिष्ठ हल नहीं निकले। तो कोई भी हल नहीं निकले मतलब समांतर हो। ये कंडीशन हम समांतर में पढ़े, जब समांतर रेखा ग्राफीय हल अगर उसका समांतर हो तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। तो कोई हल नहीं हुआ मतलब वो समीकरण निकाय असंगत में चला जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। k के किस मान के लिए समीकरण युग्म kx + 3y - k - 3 = 0 और 12x + ky - k = 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए दो समीकरण निकाय दिया हुआ है, समीकरण युग्म दे दिया और कहा क्या कि इसमें k का कौन सा मान रखे कि आपको क्या आ जाए, इस दोनों समीकरण का हल अनेक हल आना चाहिए। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए, दोनों में से पहले गुणांक को निकालिए। तो देखिए A1 का मान k हो गया, B1 का मान 3 हो गया और C1 का मान -k - 3 हो गया। माइनस में क्या आ गया, k - 3। फिर उसी तरह समीकरण 2 से A2 B2 C2 देख रहे हैं। अब हमको पता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने का कंडीशन क्या होता है, जब आपका A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो। इस कंडीशन में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो इस कंडीशन में हम इसको पुट कर देंगे। तो A1 का मान k था, A2 का मान 12, तो ये हो गया k/12। B1 का मान 2 था, B2 का मान k था, तो 3/k हो गया। और C1 का मान माइनस में k - 3 है और C2 का मान -k है, तो -k - 3 k लिख दे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार इस दोनों को बराबर कर लिए, फिर एक बार इस दोनों को बराबर कर लिए, तीनों आपस में बराबर है तो दो दो का क्या कर दिए, पेड़ बना दिए। तो k - 12 को यदि हम 3/k के बराबर करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k से k गुना होकर k स्क्वायर हो जाएगा। 3 12 × 36 हो गया, स्क्वायर इधर से स्क्वायर रूट बन गया, तो k बराबर क्या निकल गया, 36 का वर्गमूल 6 निकल गया। दूसरा वाला कंडीशन को भी जब सॉल्व करेंगे देखिए तो क्या हो गया, k - 3 बराबर 3 आ गया। देखिए सिंपल है ये। यहाँ जब इसको इसके बराबर करें तो ये k से तो ये k कैंसिल हो गया, ये k से k कैंसिल हो जाएगा। इसको जब कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k - 3 बराबर 3 आ जाएगा। तो k = 3 + 3 = 6। यानी यदि k का मान इस दोनों समीकरण में 6 रखते हैं तो आपका क्या होगा, दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर 6 के अलावा कोई और मान रखिएगा तब उसका अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं होगा। तो केवल और केवल एक ही मान है 6, तो 6 आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही प्रश्न, कल फिर अगले सेशन में हम इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न करने का कोशिश करेंगे। आपको यदि इसका PDF चाहिए इस क्लास का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन से जुड़ जाइए। हमारे व्हाट्सएप चैनल दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। यदि आप यूट्यूब पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और पिछले वाले प्रत्येक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीछे के सभी क्लास को आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो बच्चों
आज के लिए इतना ही। आज आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। इसी प्रकार आप लोग प्रत्येक दिन पढ़ते रहिए और क्लास करते रहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जल्दी ही इस चैनल पर कम्युनिटी बड़ा कीजिए और अगले दिन अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।